हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2। आज हम इसमें हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया पहली वीडियो देखें, क्योंकि इसमें हमने पहला चैप्टर पूरी अच्छी तरह से कवर कराया था। तो चलिए आज का अपना ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो आज का चैप्टर है राजा, किसान और नगर। यह चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुने और इस चैप्टर को अच्छे से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर। चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ ज़रूरी टाइमलाइन को देख लेते हैं, जो इस प्रकार है। हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व। शहरी सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता है उसको हमने पहले चैप्टर में देखा था, तो ये चैप्टर 2 है। तो इससे पहले हम अब तक का जो हमने पढ़ा है हम वो देख रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक माना गया था। अज्ञात काल 1900 से 1500 ईसा पूर्व। फिर हुआ वैदिक युग शुरू, वो था 1500 से 600 ईसा पूर्व, ग्रामीण लोग जिसमें गांव के लोग थे। फिर आए ऋग्वेद काल 500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। जो उत्तर वैदिक काल था वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। फिर हुआ लौह युग शुरू, जो था 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, जिसमें 16 महाजनपदों का विकास शामिल था। सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था? मगध। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मगध सबसे बड़ा महाजनपद था। फिर हम वंश के बारे में पढ़ते हैं। हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व। फिर है नंद वंश 344 से 321 ईसा पूर्व। फिर मौर्य वंश। इन सब वंश के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर। वैदिक काल, सबसे पहले शुरू होता है वैदिक काल। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका तो पतन हो गया था, हमने देखा था पहले चैप्टर में। तो उसके बाद वैदिक सभ्यता सामने आई। यह ग्रामीण सभ्यता थी और इसे आर्यों द्वारा बसाया गया था। इसे आर्यों ने बसाया था। इसका काल 1500 से 600 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। इनकी भाषा प्राक संस्कृति थी, जो वर्तमान संस्कृति से थोड़ी सी अलग थी। वैदिक सभ्यता को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता। जो वैदिक सभ्यता थी इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया था। पहला था ऋग्वेद काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद काल का समय था 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का समय था 1000 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जो अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर आता है लौह युग। लोहे की खोज के बाद सभ्यताओं के रहन सहन में परिवर्तन आया। तो लौह युग इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी में लोहे के बारे में पता चला था, लोहे की खोज हो गई थी, जिससे वहाँ के रहन सहन में कुछ परिवर्तन आए। लोहे से हल और हथियारों का निर्माण होने लगा था। हल के निर्माण के कारण खेती की मात्रा में वृद्धि हुई और लोगों के पास धन इकट्ठा होने लगा। लोहे के निर्माण के साथ ही हथियार बनाने की शुरुआत भी हुई, जिससे महाजनपदों का विकास शुरू हुआ। जनपद किसे कहते हैं? जन बराबर लोग प्लस पद, जन लोग पैर। जनपद शब्द कैसे बनाए? जन का मतलब है जन बराबर लोग प्लस पद प्लस पैर। जनपद उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर लोग आकर रहने लगे। हथियारों और खेती में वृद्धि के कारण जनपदों के आकार में वृद्धि होने लगी और इस तरीके से महाजनपदों का विकास हुआ। उस समय मुख्य रूप से 16 महाजनपद थे, जिसमें से सबसे विशाल था मगध। अभी हम मगध के बारे में पढ़ेंगे। मगध पर शासन। मगध पर कई राजवंशों ने शासन करा था, कई वंश ने। तो पहला था हर्यक वंश। हर्यक राजवंश के राजा बिंबासार
अजातशत्रु, उदयीन, नागदक्षक। शिशुनाग वंश के राजा कौन थे? संस्थापक थे इसके शिशुनाग। नंद वंश, संस्थापक महापदानंद। अंतिम शासक धनानंद। धनानंद बहुत ही ज़्यादा घमंडी राजा था। धनानंद द्वारा चाणक्य का अपमान किया जाना ये उसके अंत का कारण बना। जो धनानंद था उसने चाणक्य जैसे लोगों का अपमान किया, तो इसलिए वो बहुत घमंडी राजा था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया और धनानंद को हराकर उसके राजपाट को समाप्त किया। इस तरह नंद वंश की समाप्ति हुई। फिर आया मौर्य साम्राज्य। संस्थापक कौन थे इसके? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने युद्ध लड़ना छोड़ दिया। इस वजह से इसके बाद वाले राजा इतने शक्तिशाली नहीं रहे और अंत में मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया। इसके बाद लंबे समय तक भारत पर बाहरी शासकों का राज रहा और फिर आया गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त टू विक्रमादित्य, इन सब ने वहाँ पर राज किया। अब हम पढ़ेंगे जनपद और महाजनपद के बारे में कि जनपद और महाजनपद में क्या डिफरेंस और इनमें क्या क्या अंतर है। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। जनपद बनाए जन प्लस पद से, जिसमें जन का अर्थ है लोग और पद का अर्थ है पैर। यानी जनपद उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर लोग आकर रहने लगे। विकास। लोहे की खोज के बाद सभ्यताओं के रहन सहन में परिवर्तन आया। लोहे से हल और हथियारों का निर्माण होने लगा। हल के निर्माण के कारण खेती की मात्रा में वृद्धि हुई और लोगों के पास धन इकट्ठा होने लगा। लोहे के निर्माण के साथ ही हथियार बनाने की शुरुआत भी हुई, जिससे महाजनपदों का विकास होने लगा। विशेषताएं। राजधानी। महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। जो महाजनपद थे उनकी एक राजधानी भी होती थी। राजधानियों की किलेबंदी की जाती थी, यानी उन्हें चारों तरफ से दीवार से घिरा जाता था। सुरक्षा के लिए चारों तरफ से घेर लिया जाता था। राजधानियों का रखरखाव सेना द्वारा किया जाता था। हर जनपद में सेना तथा नौकरशाह हुआ करते थे। शासन। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन हुआ करता था, पर कई महाजनपद ऐसे थे जो गण और संघ के नाम से जाने जाते थे। यहाँ पर लोगों का समूह शासन किया करता था। मुख्य रूप से 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। इनमें सबसे मुख्य था मगध। इनमें सबसे विशाल और महत्वपूर्ण था मगध। गण और संघ। गण कई सदस्यों के समूह को गण कहा जाता है। संघ संगठन या सभा को संघ कहा जाता है। गौतम बुद्ध और महावीर जैन गण से ही संबंधित थे। जो गौतम बुद्ध और महावीर जी थे वो गण से ही संबंधित थे। गण में एक से ज़्यादा व्यक्ति शासन का कार्य संभालते थे। यहाँ पर सभी को समान अधिकार दिए जाते थे। धर्म ग्रंथों का निर्माण। इसी दौर में ब्राह्मणों द्वारा धर्म ग्रंथों का निर्माण किया गया। इन धर्म ग्रंथों में राज्य के नियम बताए गए हैं। इन धर्म ग्रंथों के अनुसार राजा बनने का अधिकार केवल क्षत्रियों का होता था, क्योंकि उस टाइम समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। शिक्षा और ज्ञान बांटने का कार्य ब्राह्मण को होता है। इस तरह से सभी लोगों के कार्य ब्राह्मणों ने निश्चित किए। फिर आता है कर वसूली। कर वसूली की क्या नीति थी? राजाओं द्वारा व्यापारियों और शिल्पकारों से भेंट एवं कर वसूल किया जाता था। वनवासी और चरवाहों से कर लेने के विषय पर मतभेद है, पर ऐसा माना जाता है कि उनसे भेंट के रूप में घोड़े तथा हाथी लिए जाते थे। इसी के साथ साथ दूसरे राज्यों पर आक्रमण करके उनकी सेना और धन पर कब्जा करके भी राजा अपनी संपत्ति में वृद्धि किया करते थे। फिर आता है मौर्य साम्राज्य। 321 से 185 ईसा पूर्व इसका एक काल था मौर्य साम्राज्य का। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई। यह बिहार राज्य में स्थित है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र है।
मगध उस दौर का सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। जो मगध था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था उस टाइम। मौर्य साम्राज्य की स्थापना और उसके विकास के पीछे चाणक्य का हाथ था। चाणक्य को कौटिल्य विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। इन्होंने ही चंद्रगुप्त को तैयार किया और मगध पर मौर्य साम्राज्य का शासन स्थापित किया। उस दौर के अंदर इनका शासन अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत, जो मौर्य साम्राज्य था उसकी जानकारी को स्रोत मिले हैं वो है साहित्यिक स्रोत, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखित जानकारियाँ, विशाखादत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षक, ब्राह्मणों द्वारा लिखित ग्रंथ और धर्मशास्त्र, और मौर्य काल में बनाए गए भवन और स्तूप। मौर्यकालीन मृद भांड, पत्थर पर लिखे अभिलेख और मूर्तिकला, ये सब हमें मौर्य काल की जानकारी देते हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाएं, उस टाइम प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? केंद्रीय शासक राजा, एकात्मक शासन, संपूर्ण राज्य पर राजा का नियंत्रण। उस समय एकात्मक शासन नीति को अपनाया जाता था जिसमें राजा ही पूरे राज्य पर नियंत्रण रखता था। न्यायाधीश के रूप में सेना का प्रमुख, मंत्रिपरिषद की स्थापना, ये सब राजा ही करता था वहाँ पे। प्रांतीय शासन, बहुत बड़ा साम्राज्य होने के कारण मौर्य वंश में प्रांतीय शासन की व्यवस्था स्थापित की गई थी। प्रांतीय शासन को कुमार संभालता था। कुमार के साथ उसकी सहायता करने के लिए कुछ अधिकारी होते थे जिन्हें महामात्र कहा जाता था। स्थानीय शासन, स्थानीय शासन के मुख्य रूप से पाटलिपुत्र का वर्णन किया गया। यहाँ कुल 6 समितियाँ थीं जो पाटलिपुत्र को संभालती थी और हर समिति में 5-5 अधिकारी हुआ करते थे। इस तरह इसमें कुल 30 सदस्य हुआ करते थे। सैन्य व्यवस्था, अब हम यहाँ की सैन्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। विशाल साम्राज्य की रक्षा करने के लिए मगध साम्राज्य में विशाल सेना थी। इसकी व्यवस्था करने के लिए 30 लोगों की 6 समिति बनाई गई थी जिसमें से प्रत्येक में 5-5 लोग हुआ करते थे। इस सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और लगभग 8,000 रथ हुआ करते थे। समितियों के कार्य, पहली समिति पैदल सैनिक, दूसरी समिति थी घुड़सवार, तीसरी समिति थी नौसेना, चौथी समिति थी रथ सेना, पांचवी समिति थी हाथी सेना और छठी समिति थी अस्त्र शस्त्र और भोजन की व्यवस्था। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से ज़रूर पढ़ के जाना। फिर आता है यहाँ की न्यायिक व्यवस्था कैसी थी। मौर्य शासन के दौरान न्यायिक व्यवस्था पूरी तरह से राजा के हाथ में होती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कुल 18 प्रकार के दंड दिए जाते थे। कठोर दंड होने के कारण राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहती थी और अपराध कम होते थे। राजस्व व्यवस्था, कृषकों से पैदावार का 6% हिस्सा कर के रूप में लिया जाता। आपातकाल की स्थिति में इसे बढ़ा भी दिया जाता था। तो क्या होता था, जब आपातकाल लगता था तो इसको बढ़ा दिया जाता था, जो इनसे कृषकों से पैदावार का हिस्सा मांगते थे। व्यापारियों से कर एवं भेंट ली जाती थी एवं सामान्य जनता पर भी कुछ कर लगाया जाता था। मार्ग व्यवस्था, आने जाने के लिए समुद्री एवं जमीनी दोनों मार्गों का उपयोग किया जाता था। एक विशाल सड़क तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक जाती थी। अन्य छोटी छोटी सड़कें राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा करती थी। अन्य छोटी छोटी सड़कें राज्य के अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा करती थी। दूरी बताने के लिए सड़कों पर मील के पत्थर लगा हुआ करते थे। सड़कों के किनारे धर्मशाला और पानी पीने के स्थानों का निर्माण किया जाता था ताकि आने जाने वाले राहगीरों इनका प्रयोग कर सकें। प्रमुख राजनीतिक केंद्र, मौर्य साम्राज्य में प्रमुख 5 राजनीतिक केंद्र थे। पहला था राजधानी, जो वहाँ की राजधानी थी पाटलिपुत्र। फिर था तक्षशिला, उज्जैनी, तौसिली और स्वर्णगिरी। फिर आता है मौर्य साम्राज्य में अशोक का, इसमें अशोक के बारे में पढ़ेंगे हम। चंद्रगुप्त के बाद मौर्य समाज में सबसे प्रभावशाली राजा अशोक बनकर उभरे। इनके पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम सुभद्रागी था।
अशोक के शासनकाल के दौरान मगध साम्राज्य का विस्तार बढ़ा। वह सबसे पराक्रमी शासकों में से एक थे। उन्होंने मगध के शासन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। पर कलिंग का युद्ध का अंतिम युद्ध साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया। जो कलिंग का युद्ध था उनका आखिरी युद्ध था। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व, जो कलिंग का युद्ध था हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कलिंग वर्तमान के उड़ीसा राज्य में स्थित था। इस क्षेत्र को जीतकर अशोक अपने राज्य को पूरे भारत में फैलाना चाहते थे। इसी वजह से उन्हें दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व भारत में जाने का मार्ग मिलता। इसी वजह से अशोक ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। इस युद्ध में अशोक को विजय प्राप्त हुई, पर इतने सारे लोगों की मृत्यु होता देख अशोक का मन परिवर्तित हो गया। उन्हें ऐसा लगने लगा इतने सारे लोगों की मृत्यु केवल उनके कारण हुई है। उस युद्ध के बाद से अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया और इसे अपने जीवन की आखिरी विजय बताया। इस युद्ध के बाद अशोक समाज कल्याण के कार्य में लग गए और उन्होंने धर्म की रचना की। तो अशोक को लगा कि मेरी वजह से इतने सारे लोग मर गए, तो उन्होंने युद्ध वगैरह सब छोड़ दिया और धर्म की नीति चलाई अपनी। वो धर्म की नीति क्या थी अब हम वो पढ़ेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में ज़रूर आएगा। धर्म की नीति। अशोक का धर्म कोई धर्म नहीं था, बल्कि यह कुछ सामाजिक नियमों का सामूहिक समूह था, जिसके अनुसार जीने का एक व्यक्ति संतुष्ट एवं खुशहाल जीवन जी सकता है। धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामत नाम के अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। जो धर्म का प्रचार करने वाले लोग थे उनको धम्म महामत कहा जाता था। यह धम्म महामत अलग अलग क्षेत्रों में जाकर धर्म का प्रचार किया करते थे और इस धर्म के नियम के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए लोगों को प्रेरित किया करते थे। धर्म में क्या था अब वो पढ़ेंगे। धर्म में वर्णित विचार और नियम: अपनों से बड़ों का सम्मान करना, दास और सेवकों के प्रति दयावान होना, अहिंसा, सभी धर्मों का सम्मान करना, विद्वानों और ब्राह्मणों का सम्मान करना, अपने से छोटे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, पाप रहित जीवन व्यतीत करना, दान करना, जन्म मृत्यु विवाह व्रत आदि जैसे रीति रिवाजों को तो त्याग कर प्रेम दान दया जैसे रीति रिवाजों को पालन करना, समय समय पर अपने अंदर झांकना और अपनी बुराइयों और आदतों को देखकर उनमें सुधार करना। फिर आता है अभिलेख, जो अशोक के अभिलेख थे। अभिलेख किसी पत्थर, मिट्टी के बर्तन या धातु पर खुदे हुए लेखों को अभिलेख कहा जाता था। तो अभिलेख तो आपको पता ही होगा अभिलेख किसे कहा जाता था। जो मिट्टी और के बर्तनों और धातु के बर्तनों पर खुदे होते थे तो उनका अभिलेख कहा जाता था। अपने शासनकाल के दौरान अशोक ने अनेक अभिलेखों की रचना की। इन अभिलेखों के अंदर अशोक द्वारा किए गए कार्यों, विजयों एवं अन्य उपलब्धियों का जिक्र मिलता है। इन अभिलेखों में ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। अशोक के अभिलेख को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है: बृहत शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, गुफा लेख। इन अभिलेखों द्वारा मुख्य रूप से धर्म का प्रचार किया गया है। अशोक द्वारा बनवाए गए अधिकतर अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में थे। इस ब्राह्मणी लिपि का अर्थ जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1838 में निकाला गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, जो मौर्य साम्राज्य था वो ख़त्म हो गया था और उसके पतन के क्या कारण थे? वो था कमज़ोर उत्तराधिकारी, विदेशी आक्रमणों का सामना ना कर पाना, उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई, ब्राह्मणों का विरोध, शांतिप्रिय नीति, राजकीय धन का सेना की बजाय अन्य कार्यों में खर्च किया जाना। फिर उत्थान, राजधानी का पहाड़ियों से घिरे होने की वजह से आक्रमण करना मुश्किल, कुशल प्रशासक, लोहे की उपलब्धता, विशाल जंगल, हाथियों की उपलब्धता, जलीय मार्ग के कारण, यातायात की सुविधा, ब्राह्मणवादी विचारधारा से दूर होने के कारण समान विकास, उपजाऊ भूमि। मौर्य साम्राज्य के बाद क्या हुआ हम वो पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य के पतन के भारत में अलग अलग राज्यों का उदय हुआ। उत्तर में कुषाण शासक, पश्चिम में शक, मध्य भारत में वाकाटक और दक्षिण पश्चिम भारत में सातवाहन, दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य जैसे सरदारी विकसित हुई। मगध साम्राज्य पर गुप्त वंश स्थापित हुआ। मगध साम्राज्य में फिर गुप्त वंश आ गया था। दक्षिणी भारत में शासन, भारत के दक्षिण क्षेत्र में सरदारों का उदय हुआ। मुख्य रूप से 3 क्षेत्र थे, चोल, चेर और पांड्य। उस समय यह राज्य काफ़ी
स्मर्द हुआ करते थे। सरदार एक प्रकार का शासक था। जो सरदार था वो था सरदार एक प्रकार का शासक था जो राजा तो नहीं था पर राज्य का अधिकार रखता था। सरदार का पद वंशानुगत भी हो सकता था और चुनाव के आधार पर भी सरदार को चुना जा सकता था। सरदार के समर्थक उसके परिवार के लोग हुआ करते थे। कार्य सेना का नेतृत्व सरदार द्वारा किया जाता था। सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ सरदार द्वारा आयोजित करवाए जाते थे। साथ ही साथ झगड़ा विवाद आदि सरदार द्वारा सुलझाए जाते थे। राज्य की सभी प्रकार की व्यवस्थाओं पर सरकार की नज़र रहती थी। वह पूर्ण रूप से राजा तो नहीं होता था पर राजा के लगभग सभी कार्य किया करता था। कर व्यवस्था किसी पर भी सरदार द्वारा स्थायी रूप से कर नहीं लगाया जाता था। सरदार की आय लोगों द्वारा दी गई भेंट के द्वारा होती थी। इस आय को सरदार अपने समर्थकों में बांट दिया करता था। जानकारी के स्रोत, जो जानकारी के स्रोत मिले हैं वो क्या है? इन राज्यों के बारे में जानकारी प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों से मिलती है। इन ग्रंथों में सरदार के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है। कुषाण शासक, अब हम कुषाण शासक के बारे में पढ़ते हैं। भारत के उत्तरी हिस्से में कुषाण शासकों का राज था। इन्हें देवीय शासक कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शासक खुद को देवता के समान दर्शाने की कोशिश करते थे। ऐसा क्यों किया जाता था? राजा स्वयं को सामान्य लोगों से अलग दिखाने के लिए खुद को देवता समान दिखाने की कोशिश करते थे। ऐसा करने से जनता के बीच उनकी अच्छी छवि बनती थी। इस अच्छी छवि के कारण राजा को लोगों का समर्थन मिलता था। इसी वजह से राजा खुद को देवता समान दिखाने की कोशिश करते थे। राजा मंदिर में भगवान के बराबर में अपनी विशाल मूर्तियाँ लगवाते थे। अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। ये सब कुषाण शासक करते थे। अपने को राजा मतलब भगवान के रूप में दर्शाते थे वो लोग। प्रजा में प्रचलित सिक्के के एक तरफ राजा की छवि तथा दूसरी तरफ देवता की छवि हुआ करती थी। कुषाण शासकों ने बहुत से सिक्के जारी किए थे जिसमें से एक था आहस सिक्का। इन सब तरीकों से राजा खुद को देवता के समान दिखाकर प्रजा के बीच अपनी छवि को देवता समान बनाते थे। गुप्त काल, फिर आता है गुप्त काल जो मौर्य साम्राज्य के बाद आया। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर गुप्त वंश का शासन स्थापित हुआ। इसकी स्थापना श्री गुप्त द्वारा लगभग 275 ईस्वी में की गई। गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है क्योंकि इसी दौरान भारत ने सांस्कृतिक एवं शिल्पीय विकास किया। यहाँ पर अधिकतर सिक्के सोने के बनाए जाते थे और यहाँ की राज्य के भाषा संस्कृति थी। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक था। इस दौर के बारे में जानकारी साहित्यिक स्रोतों और अभिलेखों से मिलती है। इसमें से सबसे प्रमुख साहित्यिक स्रोत प्रयाग प्रशस्ति है जिसे समुद्रगुप्त का राजकवि हरिशेष द्वारा लिखा गया। इस रचना को संस्कृत भाषा में लिखा गया। तो दोस्तों आज का हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो चैप्टर 3 पर होगी। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया उसे भी ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।